हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं 11th क्लास का जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना को। अभी तक इसमें हम रदरफोर्ड मॉडल तक देख चुके हैं। हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट दिया था उससे कंक्लूजन क्या निकल के आया है। तो अगर आपने पार्ट 1 से नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट है चैप्टर के नाम से, आप वहाँ पर वो प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, पार्ट 1 से उसको देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें बेसिक का है, बेसिक ही मेरा मानना है कि जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तभी हम हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जो चीज़ें हमें लर्न भी हैं तो हमें उसे रिवाइज करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो परमाणु संरचना में हम अभी तक देख चुके हैं कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे कंक्लूजन क्या निकल के आया। हम अब देखिए कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये भी पता चला कि जो स्फेरिकल गोलाकार जो परमाणु है उसमें क्या है, एक केंद्रक है, उसका क्या है, बीच में मध्य में क्या है, केंद्रक है, जिसमें मैंने आपको बताया था परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, उसका संपूर्ण जो मास होता है वो उस केंद्रक में होता है। लगभग कितना होता है, कितना माना गया था, 99.97 इतना मास जो है उसके केंद्रक में है। तभी तो हम उसको बोल रहे हैं कि संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्रक में पाया जाता है। तो यहां से क्या पता चला, अब केंद्रक की खोज कैसे हुई, तो किस एक्सपेरिमेंट से हुई, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। मतलब कि केंद्रक के खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। कि परमाणु के केंद्रक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी अपने एक्सपेरिमेंट से। और ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है बायोलॉजी से। बायोलॉजी में क्या है, आपके जो सेल का केंद्रक होता है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उसकी डिस्कवरी की थी। एनसीईआरटी की हमारी लाइन है, हमें पता है। जो सेल का जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1871 में की थी। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, हमने उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। जबकि परमाणु का जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, अपने एक्सपेरिमेंट से हुई। अब हम केंद्रक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो परमाणु का केंद्रक है, तो केंद्रक के बारे में देखिए, इस पे क्या होता है, प्रबल धनात्मक आवेश, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है केंद्रक पर। क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्रबल धनात्मक आवेश केंद्रक में पाया जाता है। प्रबल धनात्मक आवेश केंद्रक में होता है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि परमाणु क्या है, केंद्रक क्या है, परमाणु का मध्य भाग जिसके केंद्र में उसका संपूर्ण मास उपस्थित होता है। परमाणु का मध्य भाग जिसमें उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो उपस्थित होता है। क्या संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है परमाणु के केंद्रक में। कितना, 99.97, मतलब दूसरा जो पार्ट है उधर कितना मास होगा, 0.03%। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए केंद्रक में क्या क्या होता है, आपको परमाणु के केंद्रक में मिलेंगे प्रोटॉन, परमाणु के केंद्रक में मिलेगा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, परमाणु के केंद्रक में मिलते हैं। चीज नोट करनी है, जिनको हम संपूर्ण रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो कहीं न्यूक्लियॉन लिखा हो तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु के केंद्रक में आपको क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है और साथ साथ क्या मिलता है, न्यूट्रॉन मिलता है। और इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण रूप से हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ये चीज ध्यान रखनी है। अपने एक्सपेरिमेंट में ही रदरफोर्ड ने बताया था कि अब हमने देखा कि जो स्फेरिकल जो गोलाकार हमारा परमाणु है उसके केंद्र में क्या है, मध्य में क्या है, उसका केंद्रक है जिसपे धनात्मक आवेश होता है, प्रबल धनात्मक आवेश होता है। और यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब उन्होंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या है, संपूर्ण द्रव्यमान उसका क्या है, उपस्थित है। कितना बताया, 99.97%। और बाकी यहाँ पर उन्होंने बताया जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो ये जगह है, खाली जगह जो है यहाँ पर क्या है, केंद्र के बाहर ये कक्षाएं हैं और यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना होगा, 0.03%। इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो बाहरी उसका खाली जगह होती है वहाँ पर कक्षाएं उपस्थित होती हैं, जिसको ऑर्बिट बोला। वहाँ पर क्या है आपका
इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये चीज आपके निकल के आई रदरफोर्ड के मॉडल से। तो हमें पता है केंद्रक की खोज हुई, केंद्रक में क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता चली रदरफोर्ड के मॉडल से। हमने केंद्रक के बारे में भी देख लिया, केंद्रक की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है, ये भी आपने नोट करना है। और उन्होंने क्या बताया, केंद्रक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसको हम पूर्ण रूप से न्यूक्लियॉन बोलते हैं। केंद्रक का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है, उसके परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके केंद्रक में उपस्थित होता है, मध्य भाग में, जिसको केंद्रक बोलते हैं। और जो बाहरी जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहां पर कक्षाएं पाई जाती है, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये बताया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब केंद्रक की त्रिज्या के बारे में देख लेते हैं। केंद्रक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या हम देख चुके हैं, हमने नोट डाउन भी किया है, कितनी थी, 10 to the power -10 उसकी जो घात थी वो कितनी थी, -10 मीटर। ये हम देख चुके हैं। तो देखिए केंद्रक की जो त्रिज्या होती है, अगर हम केंद्रक की त्रिज्या को देखें, देखिए कोई ये चीजें जो होती हैं, जो आपको डेटा दिया जाता है, वो अपने एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखना होता है, ताकि जब भी आपको क्विक रिवीजन की जरूरत पड़े, जब भी नहीं, मेरा तो बोलना है कि आप जब भी अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए आज जिस चीज को रिवाइज करने में आपको आधा घंटा लगता है या 15 मिनट लगते हैं, उस चीज को कल आप रिवाइज करेंगे तो वो टाइम आधा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे अगले फिर से रिवाइज करेंगे तो वो और भी कम हो जाएगा, तो ड्यूरेशन बहुत कम आ जाती है। ऐसे ही रिवाइज करते करते आपकी ये हैबिट हो जाती है कि आप एग्जाम टाइम में 3 से 4 घंटे में अपनी पूरी केमिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से रिवाइज करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। चीज़ों को बॉक्स में बंद करके रखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए केंद्रक की त्रिज्या अगर हम देखें तो केंद्रक की त्रिज्या होती है आपकी 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। किसमें बात की हमने, सेंटीमीटर में। और दूसरी क्या है, अगर हम मीटर में देखेंगे तो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 मीटर। देखिए ये वो चीज़ है जब हम बात करते हैं कि जैसे रेंज में हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो जगह 2 या 2.5 किलोमीटर दूर होगी, वो इतना होगा, तो ये उस रेंज में हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक्यूरेट देखें, बिल्कुल सही सही निकालना देखें, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला को हम कैसे देखना है, उसको लर्न करके रखना है आपने। देखिए फॉर्मूला होता है R = R0 A 1/3 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला है, जहाँ पर अगर हम देखें जो R की वैल्यू है वो कितनी है, R की वैल्यू दिखनी है 1.33 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये आपके लिए क्या है, एक्यूरेट फॉर्मूला है, इससे आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर A जो है, A का ध्यान रखना है, A है आपका परमाणु भार, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। A है आपका परमाणु भार। तो अगर हम एक्यूरेट निकालेंगे तो वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, जहां पर आपकी R की वैल्यू है 1.33 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और A क्या है आपका, A है आपका परमाणु भार, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि परमाणु भार क्या होता है। तो ये चीज समझ। अब हम परमाणु की त्रिज्या, हमें पता है परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान रखनी है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम छोटी छोटी चीज़ों को लेते हुए चलते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमने पढ़ी होंगी, लेकिन कई बार हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं उसका। तो देखिए फर्स्ट चीज़, अगर हम उसमें फर्स्ट देखें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे परमाणु संख्या को। किसको देखेंगे, परमाणु संख्या को। परमाणु संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या को देखेंगे, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं Z से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखना है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी। तो खोज लिखनी है आपने, मॉसले ने की थी। खोज लिखनी है, मॉसले ने की थी। देखिए
जो आज की आपकी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो जब शिफ्ट हुई परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार से परमाणु संख्या में, तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट निकल के सामने आई। तो आज की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपके परमाणु संख्या पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। तो इसकी खोज किसने की थी? मोसले नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए परमाणु संख्या होता क्या है, इस चीज को देखिए कि जो परमाणु का जो केंद्रक होता है उसमें जितने भी प्रोटॉनों की संख्या है उसको क्या बोलते हैं? उसका परमाणु नंबर, मतलब उसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। देखिए कई बार ऐसा भी बोलते हैं हम, अगर इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना है, एक बार ध्यान से सुनिए चीज को। अगर कोई ऐसा परमाणु है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, मतलब अभी कोई धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश नहीं है उसके ऊपर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो भी परमाणु संख्या के बराबर ही होती है। मतलब कि जब कोई परमाणु उदासीन है तो उसमें क्या होगी? परमाणु संख्या, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होगी। इसको देखिए इस एग्जांपल से समझिए। आपने फर्स्ट नोट कर लिया होगा कि जो परमाणु संख्या है वो क्या है? केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। जब कोई परमाणु उदासीन होता है, मतलब उस पर कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं होता, तब क्या है? परमाणु संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है। देखिए अगर आपको बोला जाए कि मैग्नीशियम में आपने प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हमें पता है कितना होता है? परमाणु नंबर 12 होता है। तो अभी ये क्या है? उदासीन है, यहाँ पर हमें कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, कोई भी आवेश नजर नहीं आ रहा है। तो इधर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन इज इक्वल टू यहाँ पर होंगे आपके 12, और साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 12 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। अब एक चीज यहाँ पर ये है समझने वाली, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर ऐसे ही ये पूछा जाए कि मैग्नीशियम प्लस में आपको बताना है पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए मैग्नीशियम प्लस मतलब यहाँ पर एक धन का आवेश आ चुका है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो तो 11 हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन क्या है? 12 ही रहेंगे। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उससे कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि अब इसकी परमाणु संख्या क्या हो गई? 11 हो गई। तो ऐसा नहीं है, वहां पर जब कोई आवेश होता है तो किसकी संख्या बदलती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है। ये चीज भी ध्यान रखना है, प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितना उसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी जो चीज है वो है परमाणु भार, मतलब एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार। इसको आप प्रदर्शित करते हैं ए से, इसको प्रदर्शित किया जाता है ए से। तो देखिए परमाणु भार क्या होता है? तो केंद्रक में उपस्थित आपका परमाणु में जो है उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु में उपस्थित के आपके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। या हम सीधे सीधे न्यूक्लियॉन्स के नंबर को भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि किसको? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर को भी हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ चीजें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और आप न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए उसके लिए लिखिए, किसी भी तत्व को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो वो एक्सिस से करते हैं, एक्सिस से किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं। और हमें पता है कि Z किसका सिंबल है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को किससे करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु भार को A से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? परमाणु भार। तो अब देखिए, और जब हम एक चीज देख लेते हैं, जब कोई भी परमाणु उदासीन होता है, उदासीन परमाणु, जब कोई परमाणु क्या है? तत्व क्या है? उदासीन है, तब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होता है। मतलब उसका क्या है? Z जो है, Z जो जिसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या, वो बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों के इज इक्वल टू प्रोटॉनों के। ये तीनों चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी किसी भी उदासीन
परमाणु के लिए, उदासीन तत्व के लिए। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा A-Z, मतलब क्या, परमाणु भार माइनस आपका परमाणु क्रमांक जो है, ठीक है, परमाणु संख्या। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐसे निकालते हैं। अब अगर हम देखें तो देखिए उदाहरण अगर हम लें, एग्जाम्पल देखते हैं, क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए। अगर हम इसमें हम पूछा जाए कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और वो होता है 35 परमाणु भार। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 17, क्योंकि क्या है ये उदासीन है। और यहाँ पर अगर हम देखें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 17 होंगे, क्योंकि वो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है। लेकिन अब हम न्यूट्रॉनों की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, A-Z, मतलब कि आपका 35 - 17 तो कितना आएगा 18, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर हम इसमें, ये तो हमारा क्या था, उदासीन था। अगर हमें कोई ऐसे उस पर पूछे जिस पर कोई आवेश हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हम मैग्नीशियम में ही देख लें, मैग्नीशियम प्लस, तो मैग्नीशियम प्लस में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, और जबकि इसका परमाणु भार होता है 24। तो यहाँ पर देखें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, प्रोटॉनों की संख्या में क्योंकि कोई चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है बाहर निकल गया है, हमें धनावेश से पता चल रहा है। और अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या देखें वो होगी A-Z, मतलब कि आपका 24 - 12, तो कितना हो जाएगा आपका 12। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग है। तो ये चीज़ इस तरीके से, इस मेथड से हम क्या करते हैं, आपका परमाणु में पता चल जाता है हमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये थे कुछ बेसिक सी चीज़ें जो ज़्यादातर बच्चों को पता भी होंगी, लेकिन कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन चीज़ों में। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।